तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 21 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ग्राउंड हॉग होता है मिंजी को अपने हेडक्वार्टर ले आया होता है और मैनेजर किम कॉल पे ग्राउंड हॉग को कहते हैं कि मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले मैं तुझे एक गिफ्ट भेजूंगा। यही बात सोचते हुए जो ग्राउंड हॉग होता है खुद से बोल रहा होता है, ये जानने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया होगा। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो क्या करने वाला है, आखिर वो लेजेंड मुझे किस तरह का तोहफा देने वाला है। और वहीं हम देखते हैं ये जो एजेंट्स होते हैं इनकी गाड़ी के नीचे हांचो श्योंग चिपक के यहाँ अंदर आ चुके होते हैं, जिस बात की खबर ग्राउंड हॉग को बिल्कुल भी नहीं होती। अभी यहाँ पे जितने भी एजेंट होते हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड में आ जाते हैं और मिंजी को ले जाया जा रहा होता है इंटेरोगेशन रूम में, जहाँ पे ग्राउंड हॉग अपने साथ के एजेंट को कहता है ठीक है जल्दी से ये सब कुछ शुरू कर दो। और इसके बाद हम देखते हैं मिंजी को एक कुर्सी में बैठे हुए जहाँ पे उससे पूछताछ होने वाली है और ग्राउंड हॉग अभी एक एजेंट के साथ शीशे के पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है और मिंजी के सामने होता है 6 वैन न्यूज का एक एजेंट जो मिंजी को कहता है ए उठ जाओ, ए लड़की मैंने कहा उठ जाओ। लेकिन क्योंकि मिंजी अपनी आंखें नहीं खोल रही होती इसलिए ये एजेंट मिंजी के 2 रैपट मार देता है, जिस वजह से मिंजी की आंखें खुल जाती है और वो कहती है आखिर ये सब क्या है, मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं और आखिर तुम कौन हो। उसके बाद ग्राउंड हॉग और उसके साथ का बंदा बाहर से माइक में कहते हैं क्या तुम्हारा नाम मिंजी किम है। मिंजी कहती है क्या, हाँ मैं ही मिंजी किम हूँ सर, मैं नहीं जानती कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। इसके बाद ग्राउंड हॉग कहता है मिंजी किम क्या तुम जानती हो तुम्हारे फादर किस तरह के इंसान है। मिंजी के कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है एक्सक्यूज मी मैं कुछ समझी नहीं, आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है, आखिर मेरे डैड किस तरह के इंसान है, आखिर भला ये कैसा सवाल हुआ, वो एक नॉर्मल डैड की जैसे हैं जैसे सबके डैड होते हैं, आखिर आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, क्या उन्होंने कुछ किया है, इससे पहले तो मुझसे बात करो, कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो। ग्राउंड हॉग कहता है ए लड़की तेरे फादर एक जासूस हैं, एक ऐसा जासूस जो हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। तुम्हारे फादर का नाम इस देश के बाहर भी लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों की फोर्सेस भी तुम्हारे फादर के पीछे पड़ी है, इसलिए तुम्हारे फादर को बिना कोई परेशानी खड़ी करे चुपचाप से रहना चाहिए था। अगर तुम्हारे फादर एक गलत मूव करते हैं तो दुनिया भर के जासूस उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे, जैसे की नॉर्थ कोरिया के जासूस। तुम देख सकती हो तुम्हारी फादर की वजह से अभी हम काफी बुरी सिचुएशन में है। लड़की तेरा बाप काफी सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है और ये मैटर इतने ज्यादा सीरियस हो सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डैड को चुपचाप से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। मुझे नहीं पता अचानक से उसने इतना ज्यादा हंगामा खड़ा क्यों कर दिया, जबकि पिछले 19 सालों से वो बहुत ही शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आजकल वो जो कुछ भी कर रहा है वो कोई मजाक की बात नहीं है। लड़की क्या तूने जिन्यूंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है, हमें लगता है तेरा बाप उस चीज में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्या तू हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेगी कि तेरा बाप उस चीज में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। मिंजी को याद आता है कि जो जिन्यूंग कंस्ट्रक्शन है वो तो हायरी के फादर का है, इसलिए मिंजी कहती है हाँ मेरी उनके साथ थोड़ी सी फाइट हुई थी, दरअसल जो हायरी जो है वो मुझसे नफरत करती है। और ये सुन के जो ग्राउंड हॉग होता है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि 2 स्कूल के बच्चों की फाइट की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। साथ ही साथ में ग्राउंड हॉग को भी याद भी आ रहा होता है कि मैनेजर किम ने उसको कहा था कि अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, बट उसके बावजूद भी ग्राउंड हॉग गुस्से में कहता है तो तुम मुझे कहना चाहती हो कोड 66 इतने सालों बाद सिर्फ बाहर इसलिए आया है क्योंकि उसकी बेटी एक मामले में इन्वॉल्व हो गई थी। उसने ये सारा हंगामा और मेरे पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि 2 बच्चों की स्कूल में फाइट हो गई थी। नहीं, अगर सच में इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है तो मैं उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मिंजी कहती है कोड 66 आखिर ये क्या है। वहीं दूसरे सीन में जो मैनेजर किम होते हैं उनके हाथ में मिलिट्री की एक सीक्रेट फाइल लगती है जिसके अंदर ऑब्वियसली मैनेजर किम के ही बारे में लिखा होगा क्योंकि मैनेजर किम ने काफी सारे सीक्रेट्स मिशन को पहले अंजाम दिया था, जिस वजह से बहुत सारे देशों की सरकार उन्हें ढूंढ रही है। इसीलिए ग्राउंड हॉग मिंजी को कहता है तेरा बाप भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने कुछ किया तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अब ये सारी की सारी बातें मायने नहीं रखती है क्योंकि उसको जो करना था उसने वो कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिंजी कहती है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनो, लेकिन ग्राउंड हॉग अपना माइक ऑफ कर देता है और अपने बगल वाले एजेंट से बात करने लगता है। ग्राउंड हॉग अपने साथ वाले एजेंट को बोल रहा होता है बाहर सबको बता दो जैसे ही कोड 66 उन्हें दिखाई दे तो उसको जान से मार दो, उसको गोली मार देना। बाद में हम ये सब कुछ ऐसे दिखाएंगे जैसे ये गलती से हुआ था। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, हम उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तुम चिंता मत करो, कोड 66 को निपटाने के बाद ऊपर के बड़े ऑफिसर
ऑफिसर्स को मैं संभाल लूंगा। इतने में ही यहाँ पे एक एजेंट आता है और ग्राउंड हॉग को कहता है, एक्सक्यूज मी सर, डिप्टी मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। ग्राउंड हॉग कहता है, आखिर उन्हें मुझसे क्या काम है, उन्हें बोलो मैं उनसे बाद में मिलने आऊंगा। एजेंट कहता है, नहीं सर, वो आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। वो काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं। मुझे लगता है वो उस वारंट वाले मामले की वजह से नाराज हैं। ग्राउंड हॉग यहाँ से जाते हुए अपने साथ के एजेंट को कहता है, साला मैं बस अभी आया, तुम यहीं पे रहना। और ग्राउंड हॉग को यहाँ से जाता हुआ देख मिंजी अपने मन में बोल रही होती है, आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, और मेरे डैड एक जासूस हैं, और आखिर ये लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या बोल रहे थे कि क्या मेरे डैड इधर उधर घूम रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। मुझे इन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं, आखिर ये लोग बोलना क्या चाहते हैं। इतने में ही जो मिंजी के सामने एजेंट खड़ा होता है, उसके पीछे वाले शीशे के भी पीछे मिंजी को दो आंखें दिखाई देती हैं, जिसको देख के मिंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि शीशे के पीछे जो बंदा होता है मिंजी लोगों को बहुत ही छुप के देख रहा होता है। जैसे ही मिंजी हैरान होती है, एजेंट मिंजी को कहता है, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा चौंक क्यों गई, क्या तुमने वहाँ पे किसी को देखा है। मिंजी खुद को शांत करते हुए कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि उस शीशे के पीछे क्या होगा। बट ये एजेंट काफी ज्यादा शाना होता है, ये टेबल में हाथ मार के कहता है, लड़की एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचियो कि तू मेरा बेवकूफ बना सकती है। इस पूरी जगह में यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो तुझे यहाँ पे बचाने के लिए आने वाला है, इसलिए चुपचाप से एक अच्छी लड़की की तरह शांति से बैठी रहे और सामने की तरफ देख। ये एजेंट दूसरे एजेंट को कहता है, श्योंग चान, मैं बाहर एक नजर मार के आया, तो इस लड़की के ऊपर देखता रहे। और ये एजेंट अभी उस तरफ चले जाता है जहाँ पे मिंजी अभी थोड़ी देर पहले कुछ देख रही थी। एजेंट इधर उधर नजरें घुमाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है उस लड़की ने कुछ ना कुछ तो देखा था, क्या ये सब कुछ मेरा एक वहम है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हांशु श्योंग होता है इस बंदे के बिल्कुल सर के ऊपर वाली दीवार में चिपका हुआ होता है, और जैसे ही इस एजेंट को ये एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई है, इतने में ही इस एजेंट के मुंह पे लात पड़ जाती है और हांशु श्योंग उस रूम के अंदर आता है जहाँ पे मिंजी होती है। इसका मतलब जो शोंग श्योन नाम का यहाँ पे एक और बंदा है, उसको भी हांशु श्योंग ने निपटा दिया है। हांशु श्योंग मिंजी को एक स्माइल के साथ कहते हैं, तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना, चलो चलते हैं, अब वक्त है तुम्हारे फादर से मिलने का। इसके बाद मिंजी हांशु श्योंग के साथ यहाँ से भागने लगती है। मिंजी भागते भागते कहती है, मिस्टर श्योंग, क्या आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। लेकिन अचानक से हांशु श्योंग मिंजी के मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करा देते हैं और एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो मोड़ होती है वहाँ पे काफी सारे एजेंट्स होते हैं। हांशु श्योंग चुपके से उन एजेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके पीछे से भी एजेंट्स आ जाते हैं जो कि मिंजी लोगों को साफ साफ देख लेते हैं, और हांशु श्योंग भी अपनी फुर्ती दिखाते हुए इन एजेंट्स के मुंह पे लाते बजा देते हैं। हालांकि इन एजेंट्स के हाथों में गन होती है, लेकिन हांशु श्योंग भी काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। वो देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी एजेंट्स होते हैं उन्हें लाते मार मार के अनकॉन्शियस कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है ग्राउंड हॉग को चिल्ला के बोल रहा होता है, हे, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें परेशानियां खड़ी करना बंद करना होगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्राउंड हॉग इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता। वो अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है और कहता है, अपने प्रवचनों को बचा के रखो, और अगर तुम्हें मेरी सैलरी काटनी है तो काट दो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी करा है बस अपने देश के लिए ही करा है। डेप्यूटी मिनिस्टर गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने अभी। ग्राउंड हॉग कहता है, तुम देख सकते हो मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करता, मैं लोगों से रिश्वत नहीं लेता हूँ, और इस बात के लिए अगर तुम मेरी वाट लगाना चाहते हो तो तुम मेरी वाट लगा सकते हो। लेकिन सच में मैं ये सोच रहा हूँ आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने के कितने पैसे मिले होंगे। जब हम चेयरमैन जू के यहाँ पे गए थे, जो वारंट तुमने उस समय रिजेक्ट करवाया था उसके तुम्हें कितने पैसे मिले, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कोड 66 की बेटी ऐसा कुछ जानती है जो उसको नहीं जानना चाहिए था। डेप्यूटी मिनिस्टर कहता है, तुम लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। मैंने बहुत बार तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ किया है, और तू ये मत भूल तूने आज एक आम नागरिक को किडनैप करा है, और आखिर यहाँ हेडक्वार्टर में तूने इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों करी है मेरी परमिशन के बिना। अभी के अभी इस बिल्डिंग से इमरजेंसी डिक्लेरेशन को हटा दे। आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है, हम यहाँ पे किसी के साथ जंग नहीं लड़ रहे हैं। ग्राउंड हॉग का भी मत्था सनक जाता है और वो टेबल में हाथ मार के कहता है, क्या जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जंग चल रही है। ये जंग है उस पुराने लेजेंडरी एजेंट के साथ। मैंने उन लोगों की फाइल्स पढ़ी है और वो तुम्हारे नॉर्मल एजेंट से काफी ज्यादा खतरनाक है। कोड 66 ने नॉर्थ कोरिया में भी कई सारे मिशनों को अंजाम दिया है, और इसीलिए हमें इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा। हम इस समय इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं हांशु श्योंग और मिंजी को बहुत सारे एजेंट्स घेर लेते हैं, और उन सभी के हाथों में गन्स भी होती हैं। ग्राउंड हॉग डेप्यूटी मिनिस्टर को कहता है, मैंने ELS को भी डिप्लॉय कर दिया है। हमारी टीम दुश्मन को निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हम इस मामले
मामले को गंभीरता से लेते हैं तो हमारे चांस है कि हम उन लोगों को पकड़ सके। वहीं जिन एजेंट्स के सामने भी हांशु शियोंग होते हैं वो एजेंट बोल रहे होते हैं, टीम अल्फा अपनी नजर टारगेट में बनाए रखना। बट इतने में ही हांशु शियोंग मिंजी को लेके पीछे की तरफ भागने लगते हैं, एक दरवाजे की तरफ। और वही ग्राउंड हॉग डेप्यूटी मिनिस्टर को बोल रहा होता है, और बस इतना ही नहीं, अगर उन लोगों ने भागने की कोशिश करी तो मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। मिंजी भी भागते हुए हांशु शियोंग को बोल रही होती है, सर यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, वो इतनी आसानी से हमें गोली नहीं मार सकते क्योंकि गोली उनके बंदों को भी लग सकती है। मुझे लगता है हमारे पास यही मौका है यहाँ से भागने का। लेकिन इतने में ही दो बंदे चाकू लेके कूद पड़ते हैं हांशु शियोंग के ऊपर। और कमाल की बात यह होती है कि ये हांशु शियोंग के चेहरे पे एक कट भी मार देते हैं। और ये बंदे ऐसा इसलिए कर पाए होते हैं क्योंकि ये बंदे किसी टाइम पे कोड 66 के सब ऑर्डिनेट्स थे, यानी कि किसी टाइम पे मैनेजर किम के साथ मिलकर ही इन्होंने काम किया था। हांशु शियोंग के चेहरे पे कट मार के इनमें से एक एजेंट कहता है, सर आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हो? आगे कोई भी रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। डायरेक्टर ने मुझे बताया था तुम एक लेजेंड हो, इसलिए सच में मैं भी तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। लेकिन तुम्हें देख के मुझे कहना पड़ेगा कि मैं काफी ज्यादा निराश हुआ हूँ तुम्हें देख के। और जिस बंदे ने हांशु के चेहरे में कट मारा होता है उसका नाम होता है ब्याकुडू माउंटेन। ब्याकुडू भी ग्राउंड हॉग को मैसेज देते हुए कहता है, दिस इज ब्याकुडू माउंटेन, हमने घुसपैठियों को पकड़ लिया है। ये एक मिडिल एज का बंदा है जिसने टाइकोंडो की ड्रेस पहनी है और इसके साथ एक लड़की है। 3rd फ्लोर के बेसमेंट के पास जो पार्किंग लॉट है हम सब वहाँ पे हैं। इसके बाद ग्राउंड हॉग डिप्टी मिनिस्टर को कहता है, तुमने सुना उसने क्या कहा? अब तो समझ जाओ सर, वो लोग कोई मजाक नहीं है। जरा देखो वो किस तरह से हमारी इस बिल्डिंग के अंदर घुस आए हैं। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हम स्पेशल ऑप्स हैं। हमें जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि नॉर्थ कोरिया अपनी टांग इसके अंदर अड़ा दे। वहीं दूसरी तरफ जो हांशु शियोंग होते हैं पूरी तरह से एजेंट से घिर चुके होते हैं। और ग्राउंड हॉग दूर से हांशु को कहता है, ओए हांशु, आखिर तू वहाँ पे क्या कर रहा है और तू अंदर कैसे आया? कोड 66 ने मुझे कहा था वो मेरे लिए एक तोहफा भेज रहा है, इसलिए मैं पहले ही सब चीज के लिए तैयार था और मेरे प्लान के मुताबिक तू मेरे जाल में फंस चुका है। भले ही तू सोचता होगा तू किसी मूवी का हीरो है या फिर कुछ और, लेकिन तुझे इस बात का एहसास हो जाना चाहिए ये सच्चाई है ना कि कोई मूवी। और लिटरली यार अभी हांशु शियोंग को बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे सारे एजेंट्स ने घेरा हुआ होता है। और यहाँ पे जितने भी एजेंट्स होते हैं वो कोई आम एजेंट्स नहीं होते, ये लोग बिल्कुल निंजाओं की तरह इधर उधर बैठे हुए होते हैं और हांशु शियोंग के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। यानी कि अपनी तरफ से इन्होंने हांशु शियोंग को पकड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी होती है। और ऊपर से ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये है स्पेशल ऑप्स। ग्राउंड हॉग अपने साथ के बंदों को कहता है, उस बंदे को पकड़ लो लेकिन लड़की को छोड़ देना, लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले के बारे में मुझे कोई ज्यादा परवाह नहीं है। तभी जो कुछ खास एजेंट होते हैं वो हांशु के ऊपर अटैक कर देते हैं और हांशु मिंजी को बचाते हुए इनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब कुछ देखते हुए एक बंदा ग्राउंड हॉग को कहता है, सर देख के ऐसा लगता है वो लड़की को बचाने के साथ साथ में फाइट कर रहा है, इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि लड़की को कोई चोट नहीं आएगी, उसको भी चोट लग सकती है। ग्राउंड हॉग कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। अगर इन लोगों को पकड़ने के चक्कर में उस लड़की की एक उंगली कट भी जाती है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ में उनकी आंखें भी। मेरा मतलब अगर एक आंख उनकी नहीं रही तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं 4-5 चाकू अभी आ रहे होते हैं हांशु शियोंग के ऊपर और 4-5 चाकू आ रहे होते हैं मिंजी की तरफ, जो कि मिंजी की आंख को बस फोड़ने ही वाले होते हैं। और इस मोमेंट में मिंजी को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई दे रहा होता है और साथ ही साथ में हमें एक वॉइस ओवर आती है। हो सकता है इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन जब इंसान की मौत उसके काफी ज्यादा करीब होती है तो उसका वक्त बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और इस वजह से वो ऐसी ऐसी चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मली वो कभी भी नहीं देख सकते। और मिंजी के साथ भी यही होता है, जैसे ही चाकू उसकी आंख को फोड़ने वाला होता है तभी मिंजी को एक पतली सी वायर नजर आती है और इसके अगले ही पल ये जो वायर होती है डिप्टी मिनिस्टर के गले में लिपट जाती है और डिप्टी मिनिस्टर चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ मैं कहता हूँ। और हांशु शियोंग और मिंजी की तरफ आने वाले सारे के सारे चाकू रुक जाते हैं। डिप्टी मिनिस्टर बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? ग्राउंड हॉग हैरान होकर पीछे की तरफ देखता है डिप्टी मिनिस्टर को और मैनेजर किम अभी जो यहीं पे काफी ज्यादा ऊंचाई पे बैठे हुए होते हैं और इन सारी वायर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कहते हैं, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसको जान से मार दूं। और मिंजी की आंखों में अभी काफी सारे आंसू होते हैं और वो मैनेजर किम को कहती है, डैड। मैनेजर किम कहते हैं, मिंजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, डैड यहाँ पे आ चुके हैं बेटा, अब वक्त है घर चलने का। और मैनेजर किम के चेहरे में अभी एक साथ स्माइल भी होती है अपनी बेटी के लिए और गुस्सा भी होता है ग्राउंड हॉग के लिए। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।